Hello, dear friend. My name is Prakash Bhaskar Nikam, and I welcome you to all on my YouTube channel CBN Academy. Today, we are going to talk about the most important part of English figure of speech. Before that, I would like to tell you about my channel. This channel is basically about the junior college subjects. Mostly, we are talking about English, history, and other subjects of junior college. So, this video going to be in Hindi. ओके। सो आज का ये वीडियो जो है हम लोग हिंदी में बनाने वाले हैं और इसके बारे में ज़्यादातर जानकारी जो है वो आपको बताने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। देखिए, आप सबको कॉलेज में इसके बारे में जानकारी तो दी गई होगी, लेकिन अभी कुछ दिनों में आपने इसके बारे में ज़्यादा जाना नहीं होगा। तो हम लोग आज स्टेप बाय स्टेप कुछ इम्पोर्टेंट जो फिगर ऑफ स्पीच है उसके बारे में जानने वाले। इससे पहले कि आप आगे बढ़े, इसके पहले आपको जानना जरूरी है कि फिगर ऑफ स्पीच जो आपके सामने जो दिख रही है, अलिटरेशन, रिपीटेशन, सिमिली, हाइपरबोल या फिर पर्सोनिफिकेशन, आयरनी, पैराडॉक्स, क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स और ऑनोमोटोपोइया, इनके अलावा भी बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको लिया है। ठीक है, तो आज हम लोग शुरुआत में सबसे पहले देखेंगे अलिटरेशन। ठीक है, तो अलिटरेशन क्या होता है? द रिपीटेशन ऑफ द सेम लेटर, साउंड और सिलेबल ऑफ कॉन्सोनेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द टू और मोर वर्ड्स इज कॉल्ड अलिटरेशन। तो अलिटरेशन क्या है कि अगर किसी वाक्य में या फिर किसी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द, एक दो या तीन शब्द को एक ही अक्षर से या फिर एक ही साउंड से उसका शुरुआत होता हो तो उसे हम लोग अलिटरेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया है, शी सेल्स बाय द सी शोर। तो यहाँ पर आप देखिए कि सेल्स, सी या फिर सी शोर, इनकी जो शुरुआत है अगर आप अच्छे से देखें तो एस इस अल्फ़ाबेट से हुई है या फिर इस साउंड से हुई है, इस वजह से इसको हम लोग अलिटरेशन का उदाहरण मानते हैं। ठीक है, इसके आगे जब हम लोग जाते हैं तो दूसरा है रिपीटेशन। जैसे नाम है रिपीटेशन, दूसरा एक और नाम है इसमें एनाफोरा। एनाफोरा भी इसी का नाम है, तो ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता लेकिन हमने ये भी नाम रखा है। तो रिपीटेशन का मतलब क्या है देखिए एक बार। तो रिपीटेशन, इफ़ वर्ड रिपीटेड इन अ क्लॉज और वर्ड्स कॉल एज रिपीटेशन। अगर किसी भी वाक्य में या फिर किसी भी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द बार बार आए तो उसे रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल माना जाता है। जैसे एक वर्ड्सवर्थ जी की एक बहुत पॉपुलर काव्य पंक्ति है, माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। तो यहाँ पर रेड और रेड डबल आया है, रेड दो बार आया है, इसलिए इसको रिपीटेशन कहा गया है। अगर किसी वाक्य में, किसी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द दो बार आए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिपीटेशन। तो यहाँ पर एक और बार बता दूं आपको कि अगर मतलब हर एक रिपीटेशन का उदाहरण अलिटरेशन का भी उदाहरण होता है, लेकिन हर एक अलिटरेशन का उदाहरण रिपीटेशन का हो ऐसा होता नहीं है। जैसे अलिटरेशन का ये भी उदाहरण देखिए आप, आर रेड 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 रोज, तो तीन बार आर आया है, तो इस वजह से ये अलिटरेशन का भी उदाहरण हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मेटाफर। तो मेटाफर के बारे में बात करते हैं। तो मेटाफर में क्या होता है, जब कोई भी दो चीज़ें डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली एक दूसरे से कंपेयर की जाती है तो उसे मेटाफर कहा जाता है। जैसे यहाँ पर ही इज स्टार ऑफ आवर फैमिली, कि ये जो है वो हमारे फैमिली के स्टार है, मतलब स्टार को क्या किया गया है? कंपेयर किया गया है उससे। ठीक है, तो इनडायरेक्टली कंपैरिजन जब होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेटाफर। उसके आगे जब बढ़ते हैं तो डायरेक्ट कंपैरिजन। देखिए, जब डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, जब व्हेन टू अनलाइक थिंग्स आर डायरेक्टली कंपेयर कॉल एज सिमिली, मतलब दो जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से कंपेयर की जाती है, जिसमें लाइक एज सो जैसे वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे हम लोग सिमिली कहते हैं। मतलब कंपैरिजन तो होता है लेकिन ज़्यादातर उसका उपयोग कहाँ पर होता है? लाइक एज सो, इसका इन शब्दों का इस्तेमाल करके इस फिगर ऑफ स्पीच को देखा जाता है। देखिए, सभी के सभी पॉजिटिव डिग्री के जो सेंटेंस होते हैं वो नॉर्मली सिमिली के उदाहरण होते हैं। देखिए, माई लव इज लाइक रेड रेड रोज, आप बोलेंगे सर आपने वापिस यही वाक्य बताया। तो यहाँ पर आपको रेड रेड रोज के बारे में नहीं देखना, यहाँ पर आपको लाइक देखना है। देखिए, माई लव मतलब मेरा प्यार और रेड रेड रोज, इन दोनों को डायरेक्टली कंपेयर किया गया है। या फिर शी इज एज टॉल एज यू, मतलब वो आपके जितने ही उसकी ऊंचाई है।
तो देखिए लंबाई उतनी है। तो ये आप सोचिए, डायरेक्ट कंपैरिजन जब होता है तो सिमिली होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी ले रहे हैं हम लोग। आगे है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या होता है, देखो जो भी ह्यूमन थिंग्स है, मतलब इंसान की जो क्वालिटीज़ है या फिर इंसान जो चीज़ें करता है, वो अगर कोई जानवर करता है या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग करती है तो उसे हम लोग पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे उदाहरण में क्या दिया है, द एंग्री स्टॉर्म पॉन्डेड द टीन शेल्टर। तो यहाँ पर एक गुस्सा जो है, एंग्री जो एंगर जो है, वो गुस्सा जो एक आदमी का या फिर इंसान का जो क्वालिटी है, वो हमने स्टॉर्म को दिया है। स्टॉर्म मतलब आपको पता है तूफान। नीचे दिया हुआ है दिस सिटी नेवर स्लीप्स, मतलब ये सिटी कभी सोती नहीं है। स्लीपिंग ये जो है फिर से एक बार इंसान की क्वालिटी है और वो हमने सिटी को दिया है। सिटी तो वैसे भी सोती नहीं है। ठीक है, तो ऐसा जब होता है तब उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है आयरनी। यहाँ पर आयरन है, आयरनी है या सार्केज्म। तो इसका मतलब होता है उपहास। अगर हम लोग किसी का उपहास करें, मजाक करें, जहाँ पर हम लोग कहते कुछ अलग है और होता मीनिंग कुछ अलग है। देखिए यहाँ पर मतलब क्या होता है, इन दिस मोड ऑफ स्पीच द रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड यूज आर डिफरेंट फ्रॉम द इंटेंडेड मीनिंग। तो मतलब वर्ड्स का मीनिंग अलग निकलता है लेकिन एक्चुअल मीनिंग अलग होता है। ठीक है, द पुलिस स्टेशन गेट्स रॉब, मतलब पुलिस स्टेशन चोरी हो गया। तो पुलिस स्टेशन कहाँ से चोरी होगा। या फिर डेंटिस्ट नीडेड रूट कैनल, डेंटिस्ट को रूट कैनल की ज़रूरत है। तो ये है उपहास है। देखिए जैसे हम लोग स्टूडेंट्स को बोलते हैं कभी भी कॉलेज में कि कोई स्टूडेंट को कभी कभी उत्तर नहीं आता तो हम लोग बोलते हैं अरे वाह बहुत अच्छे बच्चे, बैठ जाओ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा उत्तर दिया। मतलब यहाँ पर उसका उपहास होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके दूसरा, इसके आगे है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है कि जब अ स्टेटमेंट दैट अपीयर्स टू कॉन्ट्रैडिक्ट इटसेल्फ, a situation or statement that seems impossible or is difficult to understand because contains two opposite facts or characterization। तो यहाँ पर दो अपोजिट चीज़ें एक ही वाक्य में आती है और जिसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है या फिर जो मुनासिब नहीं लगता है, ऐसे वक्त में हम लोग उसको पैराडॉक्स कहते हैं। दिस इज द बिगिनिंग, दिस इज बिगिनिंग ऑफ द एंड, मतलब ये अंत की शुरुआत है। देखिए अंत और शुरुआत दो एक दूसरे के विरोधी शब्द यहाँ पर आए हुए। नीचे देखिए सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट, मतलब पैसे बचाओ खर्चा करके। तो देखिए खर्चा और बचाना ये दोनों एक दूसरे के, सेविंग एंड स्पेंडिंग ये विरोधी शब्द है, यहाँ पर एक साथ है, इसलिए ऐसे टाइम पर पैराडॉक्स बोलते हैं। इसके लिए और एक फिगर ऑफ स्पीच है, उसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे इसके आते आते। फिर क्लाइमैक्स आता है। क्लाइमैक्स में देखिए क्या होता है कि अगर कोई भी क्लाइमैक्स में ये होता है कि जब आप लोग किसी भी वाक्य को आप लोग मतलब छोटे से बड़ा करते हुए जाओ, मतलब उसमें बिगिनिंग मिडल और एंड आता है, तो उसे हम लोग क्लाइमैक्स कहते हैं। मतलब एक अच्छे से उसको सेट किया गया है तो उसको हम लोग क्लाइमैक्स कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, अ फ्लावर दैट डाइज व्हेन फर्ट इज गिन्स बट, इससे अच्छा नीचे वाला है, a sacrifice, he sacrificed his business, his home and his honor for political gain। तो उसने अपनी ज़िंदगी में अपना बिजनेस, अपना घर, अपनी सारी चीज़ें उसने पॉलिटिक्स के लिए तबाह कर दी या फिर छोड़ दी। तो ये होता है क्लाइमैक्स की, एक एक टप्पे से जब सब कुछ चले तब ये आता है। ठीक है, लेकिन इसके उल्टा जो होता है उसको बोलते हैं एंटी क्लाइमैक्स, जहाँ पर चीज़ें एक सदर रूप से नहीं चलती। मतलब एक बच्चे का जन्म हो गया, वो बड़ा हो गया, शादी हो गई और उसकी मृत्यु हो गई, ये है क्लाइमैक्स। ठीक है, एंटी क्लाइमैक्स में क्या होता है, वो विरोधी होता है। इसमें इसकी वजह से क्या होता है, अलग तरीके से बीच में कुछ आ जाता है और इसमें क्या होता है कि आपको हंसी भी आती है और सरप्राइजिंग भी लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, शी लॉस्ट हर हस्बैंड, हर चाइल्ड, हर हाउस होल्ड गुड्स एंड हर डॉग एट वन फेल सूप। तो यहाँ पर देखिए कि उसने अपने हस्बैंड, चाइल्ड और अपने घर को या फिर अपने डॉग को सबको छोड़ दिया एक सूप के लिए। देखिए मतलब यहाँ पर देखिए, आप देखिए हस्बैंड चाइल्ड ज़्यादा ज़रूरी है, डॉग ज़रूरी है, और एक छोटी सी चीज़ के लिए ये सारी चीज़ें उसने छोड़ दी। तो ये एंटी क्लाइमैक्स हो गया। मतलब एक छोटे, हम लोग बोलते हैं ना
खोदा पहाड़ और निकला चूहा, वैसी चीज़ होती है इसमें। मतलब दिखता ऐसा होता है कि बहुत कुछ होने वाला है और कुछ होता नहीं है। इसके आगे बढ़ते हुए इसके आगे है एंटीथेसिस। ठीक है, तो एंटीथेसिस में क्या होता है कि दो अपोजिट वर्ड, द स्ट्राइकिंग अपोजिशन और कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स इज मेड इन द सेम सेंटेंस इन ऑर्डर टू सिक्योर एम्फेसिस। मतलब दो विरोधार्थी शब्द जब एक साथ मिलकर रहते हैं तो उसे एंटीथेसिस बोलते हैं। देखिए, वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, वन जायंट लीप फॉर ऑल मैनकाइंड। तो एक छोटा सा कदम इंसान का और पूरी मनुष्य सृष्टि के लिए वो एक बहुत बड़ा कदम रहेगा। देखिए, मतलब एक स्मॉल स्टेप और वो जायंट लीप, जायंट और स्मॉल एक दूसरे के विरोधी शब्द है। फिर से वही, मेनी आर कॉल्ड बट फ्यू वेर चोजन। तो मेनी और फ्यू ये फिर से एक दूसरे के विरोधी शब्द यहाँ पर है, और ये शब्द आपको मतलब जानकारी देते हैं। ठीक है, मतलब विरोधी शब्द, पैराडॉक्स और एंटीथेसिस बिल्कुल एक जैसे ही दो फिगर ऑफ स्पीच है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है ओनोमोटोपोइया। इसमें क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स whose sound made suggest or echo the sense as bang, कक्कू, हिज, फोल। तो यहाँ पर जब साउंड आते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं वाओ, चेक वगैरह, ऐसे शब्द हम लोग जब साउंड के बारे में बोल रहे हैं कि जैसे कोई स्पैरो कैसे आवाज करती है, चू चू, तो वो जब हम लोग बोलते हैं तो वो शब्द जब आते हैं तो उसको बोलते हैं अनमोटपोए। यहाँ पर देखिए, द बर्ड चिर्प, यहाँ पर साउंड के बारे में बोल रहा है। चिर्प जो शब्द है वो साउंड के बारे में। या फिर द डिशेज क्लैटर, क्लैटर भी साउंड के बारे में। या फिर क्लैप, ऐसे शब्द जब आते हैं तो उसको हम लोग ऑनोमोटोपोइया कहते हैं। देखिए, हमने इस तरीके से आपको फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताया। इसके बारे में और जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमारा जो ब्लॉग है www.cbnacademy.in, इसको विजिट कर सकते हैं। आप गूगल पे जाकर डायरेक्टली CBN Academy डालेंगे तो भी आपको ये सब कुछ वहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा कई सारी नोट्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, इस तरीके से आज का ये वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद।